नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। उपसंयोजी यौगिकों का रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की बात करते हैं। मैंने कहा यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली अगर इस चैप्टर को आप अपने स्कूल में पढ़ चुके होंगे या ट्यूशन में पढ़ चुके होंगे या कहीं भी पढ़ चुके होंगे तो यह समझ लो कि आप इस चैप्टर को या तो समझते हो या फिर नहीं समझते हो। दोनों में एक स्थितियां आती हैं। उपसंयोजी शब्द कहां से आया, कोऑर्डिनेशन शब्द कहां से आया? वो उपसंयोजी बंध से आया। बंध तीन प्रकार के होते हैं, जानते हैं। सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध और उपसंयोजी बंध। बंध तीन प्रकार के आप पढ़ते हैं। कौन कौन सा प्रकार का बंध है पहले समझ लें। थोड़ा सा बंध के बारे में जानकारी दे दूं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बंध के प्रकार, कौन कौन सा बंध होता है बेटा? एक बंध होता है आयनिक बंध, दूसरा बंध होता है सहसंयोजी बंध। मैं एक ही जगह लिख देता हूं तीनों चीजों को, फिर एक एक करके समझाता हूं। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। तीन प्रकार के बंध होते हैं। कोई बंध अगर बन रहा है तो किस प्रकार का बंध है, अगर वो क्लियर है हमारे दिमाग में तो फिर सब कुछ क्लियर है यहां पे। तो इसलिए थोड़ी सी बंध की हल्की सी जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आप उपसंयोजी यौगिकों के रसायन को समझ सको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझ सको। क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा समझाऊं? बोलो, है ना? चलिए ठीक है। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं जिससे आपको समझने में आसान हो। तो यहां पर एक शब्द आया है बेटा, उपसंयोजी रसायन। इसका अर्थ मैं पहले बता दूं, फिर वो तीनों तरह के बंधों की छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा। अपनी कॉपी में जरूर नोट करना, फिर आपके लिए दौड़ना आसान हो जाएगा। पहला है कि भाई उपसंयोजी यौगिकों का रसायन किसे कहेंगे? वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, हम उस विज्ञान को कहते हैं उपसंयोजी रसायन या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो हम एक काम करते हैं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि कल के डेट में किसी ने प्रश्न पूछा भाई उपसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब ये उपसंयोजी यौगिक किसे कहेंगे? भाई आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उपसंयोजी यौगिक। यौगिक तीन प्रकार के होंगे बंध के आधार पर। तो थोड़ी सी बात समझें कि अगर मैं यहां पर सबसे पहले मैं लूं कि भाई आयनिक बंध, आयनिक बंध की बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं? आयनिक बंध शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध। आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, अच्छा शब्द है स्थानांतरण, से बना बंध। एक एग्जांपल पे ध्यान दें कि मैं कहता हूं कि सोडियम है और क्लोरीन है, अगर यह बंध बनाता है तो कैसे बनाएगा? सोडियम के बारे में पता है, इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉन है 2 8 1, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। क्लोरीन के बारे में आपको क्या पता है? 2 8 7, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन को दे दिया जाए तो क्या हुआ? ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, Na+ बन गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 हो गया।
प्लस क्लोरीन Cl- हो गया। अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन था, अब 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक, इसका भी पूरा हो गया। 2 8 8 हो गया। अंतिम कोश 8 होना इसके लिए बंध बनाता है। और इस तरह से फाइनल ये बन गया NaCl प्लस माइनस वाला, दोनों आपस में आकर्षित हो गए विद्युत आकर्षण से। तो ये हुआ कैसा बंध? ये हुआ आयनिक बंध। दूसरा बंध है सहसंयोजी बंध। अब यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो एक्चुअली धातु होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होता है। धातु अधातु के बीच में बना बंध होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला और ग्रहण करने वाले के बीच में। तो ये एक छोटा सा जानकारी हो गया कि भाई हमने जो पढ़ा है वो चीज हमें रिवीजन हो गया। छोटा एक और बात करता हूं, सहसंयोजी बंध में क्या होता है बेटा बताओ, याद रखो। सहसंयोजी बंध, अगर ये 3 बातों को याद रख लें तो हमें उपसहसंयोजी बंध जहां क्लियर हुआ कि इस चैप्टर को क्लियर करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इन बातों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सहसंयोजी बंध में क्या होता है? सहसंयोजी बंध में होता है इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध। इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध। इसमें क्या होगा, दोनों परमाणु, यहां पर एक परमाणु दाता परमाणु है, एक परमाणु ग्राही है। ये इलेक्ट्रॉन दाता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। विद्युत संयोजी में एक दाता एक ग्राही है, जबकि इसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। दोनों परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में और क्लोरीन अंतिम कोश में है इलेक्ट्रॉन 7। हाइड्रोजन का अंतिम ऊर्जा स्तर पहला ऊर्जा स्तर है। पहला ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायी हो जाएगा, बिल्कुल हीलियम के समान। लेकिन अन्य तत्वों के लिए यह होता है कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर पहला ऊर्जा स्तर है 2 होना चाहिए, बाकी तीसरा आखिरी है या चौथा आखिरी है या पांचवा आखिरी है या दूसरा आखिरी है, तो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको बोलते हैं अष्टक पूर्ण करना। तो यहां पर आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत किया साझेदारी के लिए, और फिर उसके बाद क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत करेगा। देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है ये वाला, अब इन दोनों के बीच आ गया, तो ये इनके साथ भी हो गया और ये इनके साथ भी हो गया। और इस तरह से एक बंध का निर्माण हुआ HCl एक बॉन्ड के साथ, ये इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बन गया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ये दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी एक एक करने की। ये द्विक पूर्ण करना चाहता था, अष्टक पूर्ण करना चाहता था। तो यहां पर ये अधातु है और अधातु है, तो दोनों अधातु परमाणुएं आपस में जुड़ करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच आया। जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित था, जो 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता थी तो 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने साझेदारी के लिए दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको आवश्यकता थी तो उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए दिया। इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप रासायनिक बंध पढ़ सकते हैं 11th वाले पोर्शन से, आप जरूर एक बार करके देखिएगा। अब बात करता हूं बेटा, जो सबसे महत्वपूर्ण है आज की क्लास के लिए, है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसको कहेंगे, उपसहसंयोजी बंध किसे कहेंगे? जब ऐसा हो कि किसी परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो, तो वह किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर अपने अष्टक पूर्ण करता है। यहां पर शॉर्ट में अगर बोलो तो 2 तरह से बोला जाता है। एक तो तरीका है इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से, ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है। या दूसरा कहा जाता है इसकी जगह पे कि किसी एक परमाणु के द्वारा
किसी एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से दो प्रकार की बातें हुआ। तब यहां पर एक परमाणु ए जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, बी परमाणु दूसरा जिसके अष्टक पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, को उपसंयोजी बंध के द्वारा इस तरह जोड़ा जाता है। एक परमाणु दाता परमाणु कहलाएगा, ये दाता परमाणु है, और ये ग्राही परमाणु कहलाता है। बस ये छोटी सी बात को ध्यान रखें। तो मैं इसके एग्जांपल भी आपको देता हूं, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में ध्यान से देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा ऑक्सीजन को भी ध्यान से देखिए, इसके भी अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये बॉन्ड बना लिया, साझेदारी किया, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, इसने भी इसके साथ कर लिया। इस तरह से इसका अष्टक पूर्ण हो गया दोनों ऑक्सीजन के। दोनों ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसका भी वैसा ही है। लेकिन एक ऑक्सीजन मेरे पास और है, क्योंकि ये O3 की बात कर रहा हूं, तो ये अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन आ गया इस जगह पे। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इनको उपसंयोजी बंध द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से में बंध हुआ, एक डबल बॉन्ड हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और एक उपसंयोजी बंध हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर जो ये बंध है ये उपसंयोजी बंध है। उपसंयोजी बंध को दर्शाया जाता है तीर के निशान द्वारा, सहसंयोजी बंध को दर्शाया जाता है डैश के द्वारा, और आयनिक बंध को दर्शाने के लिए कोई जरूरी नहीं है किसी तरह का डॉट या डैश या किसी तरह का चिन्ह लगाया जाए। चलिए, हमने तीनों प्रकार के बंधों को एक एक बार देख लिया है, और इसकी पूरी डिटेल जानकारी अगर चाहिए तो 2 तरीका है हमारे पास। एक तो है बिल्कुल 0 लेवल वाली केमिस्ट्री क्लास देख सकते हैं, या फिर रासायनिक बंध वाला जो वीडियोस हैं उनको एक बार देखें और डिटेल करें अपने आप को, क्योंकि इस चैप्टर को समझने में और ज्यादा आसानी हो और इस पॉइंट को समझने में। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उपसंयोजी यौगिकों के बंधन में, तो यहां पर एक बड़ी मजेदार बात पढ़ने वाले हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको मेटल कहते हैं, मेटल जो है लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। इस तरह का बंधन देखने को मिलेगा। इस बात को अपनी कॉपी में कहीं पर भी लगा दो, आप लिख लो, यानी आप इस जगह पर आप लिख लो कि M ये धातु परमाणु है, और ये ऐसा परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इनके द्वारा इस तरह का बंधन होता है, यही उपसंयोजी बंध है। तो एक तो हुआ M क्या चीज है, धातु है, और L जो है इसको कहा जाता है, L में इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है एक, इसको लिगेंड कहा जाता है। इनको पढ़ेंगे, इन्हीं को समझेंगे, इनके लिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इन सबको समझने से पहले एक छोटी सी बात, उपसंयोजी रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक मेटल होगा यानी एक धातु होगा, और धातु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उपसंयोजी बंध बनाता है। ये बड़ी अजीब बात नजर आएगा। इसमें धातु और अधातु अलग, यहां पर तो कहीं पर धातु अधातु नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उपसंयोजी रसायन में धातु और अधातु का खेल चलेगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आणविक या योगात्मक यौगिक। आणविक और योगात्मक यौगिक क्या होते हैं ये जानेंगे, और यह कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक के प्रकार को पहले समझ लें। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक एक ही नाम है, यानी इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। ये जो कंपाउंड है ये 2 प्रकार का होगा। पहला द्विक लवण होगा, जिसको जालक यौगिक कहते हैं या द्विक लवण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होगा। एक प्रकार आपको दिखा दिया मैंने, द्विक लवण, जिसको डबल सॉल्ट या द्विक लवण, ये शब्द ज्यादा जाना पहचाना शब्द है। दूसरा है उपसंयोजी यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो 2 प्रकार की चीज है, इसको संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो आणविक यौगिक किसे कहेंगे इसको समझेंगे। बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके जलीय विलयन को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या हुआ, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक यौगिक, सामान्यतः में 2 ही यौगिक कह सकते हैं, 2 यौगिकों के विलयन को आपस में मिलाएंगे, और फिर उसमें जो जल है, विलयन बोला था तो जल रहेगा, नमक का विलयन बोलूंगा तो नमक और पानी है,
तो इस तरह से पानी को हटा दिया जाए तो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसका क्रिस्टल अलग होता है, और इस तरह से ठोस अवस्था में वो एक अलग तरह का यौगिक बन जाता है। दो यौगिकों का एक निश्चित अनुपात में यौगिक बन जाता है। तो इसी यौगिक को कहते हैं द्विक लवण या योगात्मक लवण। योगात्मक शब्द का ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको थोड़ी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसकी परिभाषा आपको दे देता हूं। दो या अधिक कुछ सरल यौगिकों के विलयनों को आपस में मिला करके उसको वाष्पीकृत किया जाए तो एक नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिखा हुआ दे रहा हूं। दो अथवा अधिक सरल एवं स्थायी यौगिकों के विलयन को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत कर देने पर एक नया क्रिस्टल प्राप्त होता है, नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन क्रिस्टल को, इन यौगिकों को हम कहते हैं आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक कुछ उदाहरण देता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन को मैं आपस में मिलाता हूं। K2SO4 का विलयन, K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 थ्राइस का विलयन, इसमें पानी भी है 24H2O। ये मिल करके बनाते हैं ऐसा कंपाउंड K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, क्रिस्टल प्राप्त होता है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको वाष्पित कर रहे हैं। इसको मिलाने के बाद हम वाष्पित कर रहे हैं, वाष्पित कर रहे हैं, तो हमें एक ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ। ये हमें, तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है, ये इसको कहते हैं एलम यानी फिटकरी। इस तरह से फिटकरी प्राप्त होता है। तो ये जो फिटकरी प्राप्त है, ये एक प्रकार का द्विक लवण है। द्विक लवण, या मैं यहां पर ये आणविक, इसको मैं द्विक लवण शब्द पे नहीं जाता हूं, मैं सीधे आणविक यौगिक है। इसी प्रकार से कुछ और भी आणविक यौगिक आते हैं। अच्छा, इसकी जैसे पोटेशियम साइनाइड, आयरन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड, Fe फेरस साइनाइड, इनके मिश्रण को मिला करके, इनके विलयन को मिला करके मैं इसको रिक्रिस्टलाइज करूं तो क्या मिलेगा। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब होता है AQ मतलब होता है जली, जल में घुला हुआ विलयन, ये भी एक्वस है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है 4 बार ले लेता है इसको, और ये बनाता है K4 इस तरह से FeCN6। अब बेटा ये रिएक्शन तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा यहां पर कहने की क्या कोशिश की गई है, 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों का विलयन मिलाए। सरल क्यों बोला गया, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंपाउंड है। तो इनको मिला करके फिर उसके पानी को हटा दिया जाए तो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। उसका क्रिस्टल अलग होता है, ना इस क्रिस्टल से मिलता है ना इसके क्रिस्टल से मिलता है, इसका क्रिस्टल अलग होता है, यानी वो ठोस पदार्थ अलग होता है, अलग तरह की संरचना होता है। इनको कहा जाता है योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। आणविक यौगिकों को 2 प्रकार से बांटेंगे। पहला आणविक यौगिक कहलाता है द्विक लवण और दूसरा आणविक यौगिक कहलाता है उपसंयोजी यौगिक। तो यहां पर जो प्राप्त हुआ है बेटा जी, ये जो प्राप्त हुआ है ये द्विक लवण का उदाहरण है, और ये जो प्राप्त हुआ है ये उपसंयोजी यौगिकों का उदाहरण है। अब इन दोनों को कैसे परिभाषित करेंगे, इनको देख लें। एग्जाम में आपके परीक्षा में इस तरह की परिभाषाएं आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए साहब, अब बात करते हैं इसके लिए। द्विक लवण, द्विक लवण किसको कहेंगे, वे लवण जिसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, परंतु इसको जल में घोल दें तो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे लवणों को कहा जाता है द्विक लवण। जैसे मैं बता दूं, उदाहरण देता हूं, पोटेशियम
एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि एलम यानी कि फिटकरी। मैं एक एक करके एग्जांपल दूंगा, आप ध्यान से देखते बस जाइएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? इनका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, यही शब्द है। जैसे जैसे इसको पानी में घोलेंगे ये आयनों में, अपने मूल आयनों में टूट जाएगा। जैसे ही इनको पानी में घोलेंगे अपने जिन आयनों से बना होता उसी में टूट जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, उसको ध्यान से देखिएगा बस। देखिए उदाहरण, आपने देखा था कि K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस 24H2O पानी। इनको ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों विलयनों को हमने मिलाया, दो अलग अलग गिलास में था, दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद इसके पानी उड़ा दिया। पानी उड़ाने पर इसमें पानी कुछ रहेगा और ये एक ऐसा कंपाउंड में जाता है K2SO4 डॉट। हमने इसके जल के एक्सेस जल को हमने हटा दिया, यानी इसका हमने क्या किया? वाष्पीकरण किया। तो जितनी जरूरत है इसकी जल की वो रखेगा। Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O ये, और ये यहां पर सॉलिड स्टेट में है। ये है द्विक लवण। द्विक लवण, ये द्विक लवण क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको जल में फिर से घोल दूं, जल में घोलने पर, विलय करने पर, घोलने पर घोलेंगे तो K प्लस आयन मिल जाएगा, सल्फेट आयन मिल जाएगा, SO4 माइनस 2 आयन मिल जाएगा, इसका टेस्ट मिलेगा। और ये देखिएगा Al+3 का भी आयन मिलेगा। यानी जिनसे वो बना है, जिन आयनों से, क्योंकि ये किस आयन से बना हुआ है बेटा, इसके बारे में आपको पता है कि ये बना हुआ है K प्लस और SO4 माइनस 2 आयनों से बना हुआ है। ये किससे बना है? Al+3 और SO4 माइनस 2 आयनों से बना हुआ है। तो जिन आयनों से ये बना हुआ है, जब वो ठोस अवस्था में था तभी इस रूप में था, इस कंपोजिशन में था, एक नया क्रिस्टल था। लेकिन जब इनको जल में घोला गया तो जिनसे वो बना है उसी में टूट जाता है। ये हुआ। अब ये बात तो इतनी क्लियर समझ में नहीं आता है जब तक कि हम आगे की पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उन चीजों को नहीं समझेंगे। हल्का तो समझ में आता ही बातें कि ये इसी अवस्था में ही स्थायी रूप में रखेगा, मतलब इतनी इतनी ये एक निश्चित संगठन में आया, लेकिन जब वो टूटेगा तो उनके आयन मिलेंगे, मतलब यहां पर आयन छुपेगा नहीं। लेकिन जब उपसे संयोजी यौगिक देखेंगे तो आयन छुप जाएगा, उसको पानी में घोलोगे तो भी नहीं दिखेगा, उसे ठोस अवस्था में रखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा, वो नए रूप में रहेगा। वो अभी देखेंगे जस्ट। तो एक उदाहरण ये है, तो ये उदाहरण बोल सकते हैं द्विक लवण का। ऐसे कुछ उदाहरणों को मैं यहां पर लिख रहा हूं। उदाहरण पहला, दूसरा, मैं एक और उदाहरण कार्नेलाइट का दे देता हूं। पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। ये जो है ये है कार्नेलाइट कहते हैं इसको। इस कंपाउंड को कहा जाता है कार्नेलाइट, इस यौगिक को कहा जाता है कार्नेलाइट। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सल्फेट Fe अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट है। फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट 6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है, तो फेरस सल्फेट को पहले लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते समय ऐसा भी लिख सकते हैं, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट H2O। इसको कहा जाता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट। ये कहा जाता है।
तीसरा फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फिटकरी का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, जिसको एलएम कहते हैं। तो फिटकरी का फॉर्मूला, ये सभी द्विक लवण के एग्जाम्पल में आएंगे, तो कल के दिन में प्रश्न आएगा द्विक लवण किसे कहते हैं, उसके लिए लिख सकते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हो रही, तो इस चैप्टर की इन बेसिक चीजों को रख लीजिए अपने दिमाग में अच्छे से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर आगे की पढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, अब जो जरूरी काम है, उपसंयोजी यौगिक, ऐसा योगात्मक यौगिक या ऐसा आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में और जलीय विलयन दोनों में ही स्थायी होते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान खोते नहीं हैं, यानी अपने मूल आयनों का वो टेस्ट नहीं देते हैं, परीक्षण नहीं देते हैं। तो इसकी परिभाषा मैंने लिख दिया है इस जगह पे। क्या लिखा? वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं, यानी वह पहचान नहीं खोते। एकदम उदाहरण देखिए, मैं बताता हूं इसमें। पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड की 4 अणुएं और फेरस साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन से, यानी जलीय विलयन से, ये एक नया कंपाउंड बनेगा। ये अलग अलग है ना, देखिए, देखो इसमें ये किसका टेस्ट देगा बेटा? K+ का टेस्ट देगा और साइनाइड का टेस्ट देगा, यानी पहचान देगा। इसमें Fe2+ आयन है, इसका पहचान मिलेगा, और इसके साइनाइड का Cn- का पहचान मिलेगा। मतलब टेस्ट करोगे, परीक्षण करोगे तो ये अपनी पहचान देगा। अब इनको हमने मिलाया, रिएक्शन कराया, तो ये मिलने के बाद बनता है K4FeCN6, ये बन गया। अब ये नया कंपाउंड है, ये एक योगशील कंपाउंड है, और ये कैसा योगशील कंपाउंड है? इसको कहते हैं उपसंयोजी कंपाउंड, यानी संकुल कंपाउंड, संकुल अणु, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, क्योंकि अब जब मैं इसको जल में घोलूंगा तो ये K+ आयन तो मिलेगा, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट वाला भाग अब आपको एक नई पहचान के रूप में मिलने वाला है। मतलब यहां पर Fe+ आयन नहीं मिलने वाला और न ही Cn- आयन मिलेगा। देखिए बेटा, साइनाइड जो है जहरीला होता है, अगर किसी के शरीर में Cn- चला गया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। यहां से भी साइनाइड आयन मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, लेकिन अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड चला गया तो वो खतरे से खतरा नहीं रहेगा उसके बॉडी में, इतना जितना बड़ा भयानक ये है। तो समझ रहे हो कि ये तो छुप गया है, ये अपना साइनाइड का आयन दे ही नहीं रहा है, और ये FeCN6 जो है जहरीला नहीं होता है। तो अगर किसी की बॉडी में बहुत ही माइनर मात्रा में साइनाइड है तो मरेगा नहीं, बहुत ही कम मात्रा में रहेगा, लेकिन उसके शरीर को इफेक्ट डाल सकता है। तो अगर ये उपस्थित है कहीं थोड़ी मात्रा में, तो इसको उसके अनुपात में इसको डाल दिया जाए तो ये इस तरह का कंपाउंड बना करके उसके जहर को खत्म कर देता है, निरस्त कर देता है। तो क्या समझ में आया? आयन का टेस्ट खत्म हो गया, साइनाइड आयन अब दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से बोला गया है, वह जिस रूप में होता है वह जलीय विलयन में अपनी उसी पहचान में रहता है, वह पहचान नहीं खोता है। तो ऐसा कंपाउंड जो ठोस अवस्था में भी उसी रूप में रहे और जलीय विलयन में भी उसी रूप में रहे, तो ऐसे विलयन को कहा जाए, ऐसे पदार्थ को कहा जाएगा उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। तो यहां पर इसका एक उदाहरण ये हुआ, ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं, और भी उदाहरण में मैंने पहले दिया है K4FeCN6, दूसरा COCl6, Na3, COCl6, CrNH3, 6Cl3। ऐसे कई कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सीखने वाली बात है, जो आगे जाकर के आप सीखेंगे। फिलहाल कुछ जानकारी आपके पास इस तरह से आया हुआ है, इनको नोट करेंगे, इन परिभाषाओं को ध्यान रखेंगे, यही कहूंगा। अब यहां पर
इन दोनों यौगिकों में क्या अंतर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है, यहां पर मैंने उन अंतरों को एक चार्ट में आपको दिखाया है। देखें, द्विक लवणों में सामान्यतः दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं, जबकि यहां पर क्या बोला गया है, संकुल यौगिक बनाते हैं सरल लवण जिनमें संकुल अवयौगिक बनता है समान आणविक अनुपात में हो, यह आवश्यक नहीं। समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन यहां पर सरल लवण जो है समान आणविक अनुपात में होते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा जब वो बनता है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, केवल क्रिस्टलित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी वो एक संयुक्त रूप में पाए जाएगा इस रूप में, लेकिन इसमें विलयन में भी ये विलयन और क्रिस्टल दोनों अवस्था में एक संयुक्त रूप में रहते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा, चाहे ये ठोस अवस्था में हो चाहे विलयन में जाने के बाद भी हो, ये वाला पोर्शन एक निश्चित संरचना के रूप में होता है, यहां पर यही बात कही गई है। तीसरी बात है, ये आयनिक होते हैं, ये आयनिक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था ये सेकंड वाला जो है उसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। हाँ, ये जलीय विलयन में अपने मूल आयनों में वियोजित होते हैं, जबकि ये मूल आयनों में वियोजित नहीं होते, मूल आयनों में से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें। इन द्विक लवणों का जो गुण होता है मूल यौगिकों के समान होता है, जबकि यहां पर इनका गुण जो होता है भिन्न होता है। यानी जो आपने यहां पर देखा था, यहां पर द्विक लवण में जो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का जो गुण होगा, अगर मैं पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब ये फिटकरी को यूज करूंगा, तो फिटकरी का जो गुण है, उसका जलीय विलयन का गुण है, वो इसके गुण के समान होगा। लेकिन अगर मैं उपसंयोजी यौगिकों की बात करता हूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करता हूं इसकी, तो इसका जो गुण है इनके गुणों जैसा नहीं है, क्योंकि आपको बताया था ये बहुत जहरीला है, ये भी बहुत जहरीला है, लेकिन ये उसके बराबर बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। तो समझ में आ गया, ये बहुत अंतर आ जाता है गुणों में, इसी बात को यहां पर लिखा गया है। द्विक लवण में धातु आयन की सामान्य संयोजकता होती है, जबकि यहां पर एक और संयोजकता होता है जिसको कहते हैं उपसंयोजन संयोजकता, विशिष्ट समन्वय संख्या वाली संयोजकता पाई जाती है। बेटा ये वाला जो जितना अभी पढ़ाया गया है, ये जनरली इस चैप्टर के शुरुआत के क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि इन चीजों को जानने से आगे जब पढ़ोगे ना, तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होता है। आज की इस क्लास के तुलना में आने वाला क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा मजेदार लगने वाला है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यह बात हुई संकुलों का परिचय। संकुल को थोड़ा समझ लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझ पाना और अच्छा कर पाना। तो देखें, मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी जैसे दिया था मैंने आपको, K4 FeCN6, ये एक उपसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल है। K4 FeCN6, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके लिए है वो है कि ये बड़ा ब्रैकेट वाला भाग, इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। हिंदी में कहा जाएगा संकुल। और संकुल के अंदर दो चीजें हुआ करता है, संकुल के अंदर हमेशा दो चीजें होता है। एक होगा ये केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। शब्द पे ध्यान देना, धातु का होना।
और दूसरा होगा इनके साथ वो हो कहलाता है लिगेंड। हिंदी में संलग्नी कहते हैं। शब्द लिगेंड बहुत यूज होता है, यही यूज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लिगेंड दोनों में क्या संबंध है ये थोड़ा सा समझें। लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम m से दर्शाएं। चलिए इसको अगर मैं m से इसको m से दर्शाएं और लिगेंड को हम l से दर्शाएं तो l के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना अनिवार्य है। तो केंद्रीय धातु परमाणु को उपसंयोजी बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान की जाती है लिगेंड के द्वारा। अब जो बड़ा ब्रैकेट के बाहर जो भी बच जाए, जैसे ये बच गया K या किसी में उस तरफ बचा होता है, तो ये कहलाता है आयन। ये कुछ बातें आपको जानना चाहिए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा क्या क्या चीजें हैं। अब इसको थोड़ा और विस्तार देना है तो कुछ बातें और बता दूं मैं यहां पे। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको उपसंयोजी मंडल कहते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक मैंने अभी बता दिया उन पॉइंट्स को, और उसके बाद थोड़ा कम लाइट में दिखाई दे रहा है वो चीजें उतनी महत्वपूर्ण फिलहाल आपके लिए नहीं है। हो गया। अब यहां पर बच्चों इस बात का भी ध्यान देना कि सिर्फ इसी कंपाउंड को ना देखें, और भी कंपाउंड होंगे। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना। सेंट्रल मेटल एटम CMA सेंट्रल मेटल एटम या CMI सेंट्रल मेटल आयन, दोनों तरह के शब्दों में से जाना जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी CMA या CMI की दो प्रकार की संयोजकता होती है, कि दो प्रकार की संयोजकता होगी। दो प्रकार की संख्याएं लिख सकता हूं कि संख्याएं होती हैं। पहला ऑक्सीकरण संख्या, और दूसरा है उप सह संयोजन संख्या। देखिए जब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इसका मिलेगा आयरन की 2+2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। जब कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा। ये कैलकुलेशन कैसे करा जाता है इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस की तरफ जाएंगे तब बात करेंगे। एक उदाहरण और बताता हूं, चलो क्या आप इसमें बता पाओगे CONH3 6Cl3, जैसे इसमें मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स क्या है, लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। इनमें जैसे इसमें क्या मिला आपको, सेंट्रल मेटल आयन मिला, आपको क्या मिला Fe2+, या सेंट्रल मेटल एटम की बात करूं तो अब चार्ज नहीं लगाओगे तो Fe बस है। लेकिन लिगेंड की बात करूंगा, लिगेंड क्या है तो क्या बोलोगे, लिगेंड इसमें क्या है, लिगेंड है Cn-,
Cn नहीं बोलेंगे, Cn माइनस ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, आने वाली क्लास में ही हो पाएगा। आयन क्या है, आयन इसमें है, आयन 2 आयन है इसमें, एक आयन है K+ और दूसरा है यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है यहां पर इतने को हटा दो तो ये बन जाएगा बड़ा ब्रैकेट FeCN6 4-, ये है कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही मुझे आप बताओगे क्या इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, और एक और चीज दिखाता हूं मैं यहां पर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आयरन का +2 आ रहा है। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है कोई परेशानी नहीं है, आने वाले टाइम पे आपको जरूर बताऊंगा। और एक शब्द आता है उपसह संयोजन, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या। यहां पर आयरन के साथ लिगेंड कितना जुड़ा हुआ है, 6, तो यहां पर उपसह संयोजन संख्या 6 होगा, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए संख्याओं को देखा जाता है। तो चलिए इसमें आप बताएंगे, ये हो गया लिगेंड क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ये चलो जल्दी से बताते जाओ, आप जो भी बताओगे वो सही है, गलती कर सकते हो भाई। ऑक्सीकरण संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या, चलो बताओ क्या क्या चीज है। सबसे पहली बात है इसमें कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट, CONH3 6, ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका +3, Cl में 1- होता है तो 3 Cl होकर के -3 हो गया, एक Cl में 1- गुणा 3 तो टोटल माइनस कितना हो गया, 3- हुआ, 3- तो इसका बचेगा प्लस, इसका उल्टा होगा, माइनस का उल्टा होगा प्लस, प्लस कितना होगा 3+, ऐसा हुआ। CMa यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, CO आयन, CO ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लिगेंड क्या है, NH3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या मैंने बता भी दिया +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, लिगेंड की संख्या 6। ये इस तरह से कई डेटा पूछा जाता है, कई डेटा जानकारी में रखना पड़ता है, तो रटने की जरूरत नहीं है, इन बातों को समझना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको सबको कहूंगा कि इस तरह से गहरे में समझना है किसी चीज को, तो बेटा आज तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज आपने नहीं सीखा है आज, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। असल में सीखने की काम जो है नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होता है,